नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आपका हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार आर्थिक अवधारणा एवं विधियाँ जो हमारा पहला पेपर है, उसके अंतर्गत हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी संदर्भ में हमने पिछले व्याख्यान में समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार और समष्टि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री थी या समष्टि अर्थशास्त्र का जो स्कोप था, इसके बारे में अध्ययन किए थे। या हम समष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता और समष्टि अर्थशास्त्र के मेजरमेंट में क्या कमियां हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमने देखा समष्टि अर्थशास्त्र किससे करते हैं, प्रकार, और समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। मैंने कहा कि जिन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं या इसकी जो विषय सामग्री है या जो सिद्धांत हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, ध्यान रखिए समष्टि अर्थशास्त्र में हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं, ध्यान रखिए उन सभी सिद्धांतों की विवेचना भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। जो हमने स्कोप में देखा, आय एवं रोजगार का सिद्धांत पढ़ा हमने, सामान्य मूल्य का सिद्धांत, बैंकिंग, राजस्व, विदेशी विनिमय, तमाम तरह के जो सिद्धांत थे, यानी कि उन सभी की विवेचना हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, या उन सभी का ज्ञान हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसलिए ये इसकी उपयोगिता में आ गया, और उस विवेचना में जो कमियां हैं वो उसकी कमियां में आ जाएगा। ठीक है, तो हम अध्ययन कर रहे थे इसके गुण, जटिल यानी कि आर्थिक समस्याओं के संचालन में सहायक, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र हमने कहा कि जो जटिल समस्याएं हैं, जटिल समस्याएं कैसी हैं, जिनका संबंध पूरी इकोनॉमी से है, जिनका संबंध पूरी इकोनॉमी से है, राष्ट्रीय आय की समस्या है, रोजगार की समस्या है, बचत की समस्या है, विनियोग की समस्या है। ठीक है, ये तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, जो कठिन समस्याएं हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी आवश्यक है, जरूरी हैं। तो इन सभी समस्याओं का ज्ञान जो है या इन सभी समस्याओं का जो अध्ययन है, हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। ठीक है, आर्थिक नीति निर्धारण। ठीक है, मैंने कहा आर्थिक नीति निर्धारण, और नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में उपयोगी। आर्थिक नीति बनाते हैं, यानी कि हम जो आर्थिक नीति बनाते हैं, ठीक है, यानी कि, और या हम कहें कि हम जो आर्थिक नियोजन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी कि प्लानिंग के आंकड़े कहाँ से मिलते हैं, प्लानिंग क्यों की जाती है, किस आधार पर की जाती है, किन बिंदुओं को ध्यान में रखी जाती है आर्थिक नियोजन में। यानी कि हमें रोजगार की ये स्थिति है देश में, विनियोग की स्थिति है, विदेशी व्यापार की ये स्थिति है, ये आंकड़े कहाँ से मिलते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से जिस क्षेत्र विशेष के आंकड़े जिस तरह की प्राप्त होंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, विदेशी व्यापार के आंकड़े हों, रोजगार संबंधित आंकड़े हों, विनियोग संबंधित आंकड़े हों, बचत से संबंधित आंकड़े हों, कृषि से संबंधित आंकड़े हों, यानी कि तमाम तरह के जो आंकड़े जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी कि उस क्षेत्र के विकास के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो उन्हीं योजनाओं, उन्हीं जो आंकड़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं। और जो हम प्लानिंग करते हैं, मैंने कहा कि आर्थिक जो नीति निर्धारण करते हैं उसमें भी, और जो हम प्लानिंग करते हैं, मैंने कहा कि हमने पंचवर्षीय योजना बनाई और उसमें कृषि पर ध्यान दिया, किसी में रोजगार पर ध्यान दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या था, हमने कृषि में क्यों ध्यान दिया, हमने कृषि से हमें जो वो चीज़ें प्राप्त हुई, ध्यान रखिए, हमें कृषि से वो जो चीज़ें प्राप्त हुई या कृषि के जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए, उन आंकड़ों के आधार पर हमने प्लानिंग बनाई, नियोजन किया, और उनके आधार पर हमने जो उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास किया। ये यानी कि तमाम तरह के जो आंकड़े हैं, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, इसके लिए ये उपयोगी हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। ठीक है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैंने कहा कि कुछ ऐसे टॉपिक भी है जैसे सामान्य कीमत, यानी कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण करना सॉरी। ठीक है, तो एक वस्तु की कीमत का निर्धारण भी सामान्य कीमत स्तर पर कुछ हद तक आधारित होता है, देश की परिस्थितियां कैसी हैं। ठीक है, तो हाल ही में हमने देखा, हाल ही में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दिया। अब कहोगे सर प्याज तो एक व्यक्तिगत कीमत है, यानी कि एक इंडिविजुअल इकाई है प्याज होने की कीमत, तो यानी कि प्याज व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक वस्तु की कीमत का निर्धारण की बात आ रही है। ठीक, एक वस्तु की कीमत की निर्धारण की बात आ रही है। हमने देखा कि प्याज की कीमत जो है 50 रुपये किलो तक पहुँच गई, एक इंडिविजुअल वस्तु की। लेकिन मालूम कैसे पड़ा, उपयोगी कैसे रही, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास के लिए समष्टि अर्थशास्त्र आवश्यक है। यानी कि हमें नेशनल लेवल पर
ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर मालूम पड़ा कि इसके एक्सपोर्ट जो हो रहा था हमारा, उसको रोका हमने, ठीक है, और कीमतें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, कीमतें नियंत्रण में आ रही हैं, ठीक है। यानी कि पर्टिकुलर एक वस्तु की कीमत, ठीक है, वो भी किस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र उसमें काम आती है, या देश की जो सामान्य कीमत इस तरह है उसमें कैसे काम करता है, ये इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में शायद तरह की विभिन्न आर्थिक समस्याएं कैसे समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, विभिन्न आर्थिक समस्याएं कैसे समस्याएं, राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं, बेरोजगारी की है, कृषि की समस्या है, बचत की है, विनियोग की है, विदेशी व्यापार की है, तमाम तरह की यानी कि बैंकिंग समस्याएं, आर्थिक उतार चढ़ाव की समस्याएं, ऐसी समस्याएं जो पूरी अर्थव्यवस्था संबंधित हैं, पूरी इकोनॉमी संबंधित हैं, इन तरह की सभी समस्याओं के समाधान के लिए समष्टि अर्थशास्त्र इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। अर्थात हम समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही इनका अध्ययन कर पाते हैं। क्लियर? कुछ आर्थिक समस्याओं के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयुक्त, ध्यान रखिए। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में उनका अध्ययन हम नहीं कर पाते। कौन समस्याएं? जो समस्याएं व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमने अध्ययन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का ही अध्ययन करते हैं। तो इसलिए जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है, उनके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र उचित नहीं है। अर्थात यूँ कहें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जिनका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इन सभी का लिए समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है, आवश्यक है। इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र की इम्पोर्टेंस ही है, उपयोगिताएं हैं। जो मैंने बताया कि जो स्कोप जो हमने पढ़ा, जो क्षेत्र जो हमने पढ़ा, विषय सामग्री जो मैंने पढ़ी है, उस विषय सामग्री के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं, उन सभी की मैंने कहा, बार बार कह रहा हूँ कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही नहीं करते। हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के साथ साथ उनकी विवेचना भी करते हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हम उनका समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ हम देख रहे हैं समग्र लेवल पर हम पॉलिसियाँ बनाते हैं, नियोजन बनाते हैं, पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष आज जानने की तमाम तरह की जो आर्थिक नीतियाँ बनती हैं, विदेशी व्यापार की जो नीतियाँ बनती हैं, ठीक है, किसी कृषि का विकास, उद्योग का विकास, तमाम तरह के जो विकास किए जाते हैं, ये जो प्लानिंग आर्थिक नीतियाँ बनती हैं, यानी कि ये सभी नीतियाँ भी समष्टि आंकड़ों के आधार पर ही बनती हैं। यानी कि हमें इस तरह के आंकड़े प्राप्त हुए समष्टि लेवल पर कि उन आंकड़ों के लिए ये नीति उपयुक्त है, उचित है, या हमें इस नीति का प्रयोग करना पड़ रहा है, या हमने ये नीति बनाई जा रही है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसकी कमियाँ हैं, दोष है, कुछ इसमें कमियाँ भी ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, ध्यान रखिए। समष्टि अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन नहीं करती है, एक बात, ठीक है। कुछ ऐसे निष्कर्ष भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने कहा कि नेक्स्ट हम व्याख्यान में पढ़ेंगे समष्टिगत विरोधाभास, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर अच्छी लगती हैं। इसमें मैंने कहा बचत एक अच्छा गुण है, लेकिन यदि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाएंगे तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक धन की आदि हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट होएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे विड्रा, बैंक से मान लीजिए एक व्यक्ति विड्रा करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि सारे व्यक्ति बैंक से विड्रा कर लेंगे तो बैंक इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? यानी कि बैंक इन्वेस्टर्स को लोन कैसे देगा, नए विनियोग कैसे होंगे, ठीक है। व्यक्तिगत लेवल पर एक किसान, मान लीजिए फसल बहुत अच्छी हो गई तो बहुत अधिक अच्छी फसल एक किसान के लिए अच्छी लाभकारी है, उसकी आय बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए पूरे देश में यदि फसल बहुत अच्छी हो जाती है तो क्या होगा? अति उत्पादन हो जाता है। इससे क्या होता है? कीमतें गिर जाती है। हमने देखा कि पिछले दिनों एग्जाम्पल आपने देखा हो, प्याज के दाम, एक ऐसी स्थिति आ गई कि किसानों को रोड पर डालना पड़ा, ठीक है। तो कई बार ऐसी स्थिति क्या दीजिए जब अति उत्पादन हो जाता है, ठीक। तो हालांकि ऐसी स्थिति में क्या है कि नेक्स्ट है भ्रमात्मक निष्कर्ष। मैंने कहा कि इसके जो निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो निष्कर्ष भ्रमात्मक हैं, जो हमने अध्ययन अभी भी किया कि व्यक्तिगत लेवल पर जो सही है लेकिन समष्टि लेवल पर उनका निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है। हालांकि ये सिद्धांत औसत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, एवरेज पर आधारित है। एवरेज का मतलब क्या है? एक सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या है कि ये मैंने कहा सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य बचत लेवल, प्रतियोगी आय, ठीक है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल एक गांव ऐसा है जिसमें 100 परिवार रहते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ सॉरी 100 परिवार रहते हैं। उन 100 परिवारों में से 90 परिवारों की इनकम बहुत कम है, 90 परिवारों की इनकम बहुत कम है,
लेकिन 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ही ज़्यादा है। 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, ध्यान रखिए। तो हम यदि उस गांव की प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं या पर घर जो इनकम निकालते हैं, ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हो सकता है बहुत अधिक आ जाए। क्यों? क्योंकि जो 10 व्यक्ति हैं, जो 10 परिवार ऐसे हैं जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं या जिनकी इनकम बहुत अधिक है, तो उससे पूरी इनकम पर प्रभाव पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एवरेज निकालते हैं। मैंने कहा प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई, जबकि हम जाकर देखें तो वेलफेयर है ना वहाँ। हम ध्यान किसी में पढ़ेंगे, हम जब समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें पढ़ेंगे हम प्रति व्यक्ति आय में आर्थिक कल्याण। क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है? कि वही एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया आपको कि 10 परिवार ऐसे हैं जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं, जिनकी इनकम बहुत अधिक है, लेकिन 90 परिवार ऐसे हैं जो बहुत ही गरीब हैं। तो एक मान की हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो ये देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय तो ठीक है इस गाँव की, लेकिन वेलफेयर नहीं है, निर्धनता का स्तर बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि 90 परिवार बहुत गरीब हैं, सिर्फ 10 परिवार ऐसे हैं जो बहुत अधिक आय वाले हैं। तो इसलिए जो हम इसको निकालेंगे तो औसत पर आधारित है, ध्यान रखिए। हम एवरेज पर आधारित है, हम उसके एवरेज निकालेंगे कि भाई एवरेज इनकम कितनी है पर परिवार के हिसाब से, तो एवरेज इनकम ठीक आ रही है। तो इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इस तरह से औसत जो निष्कर्ष निकालते हैं वो औसत निष्कर्ष हैं। इसीलिए ये पॉइंट आया कि वो परमात्मा निष्कर्ष निकलते हैं, ठीक है। उन निष्कर्ष के आधार पर कई बार सही अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। मैंने कहा कि उस गांव में कहेंगे कि हाँ यार अच्छी प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है या पर घर इनकम बहुत अच्छी है, तो इसलिए वहाँ विकास ठीक हो रहा है, वेलफेयर ठीक ही होगा। जबकि वास्तव में स्थिति क्या है? वास्तव में स्थिति क्या है? ये है कि 90 परिवार बहुत अधिक गरीबी से रेखा नीचे हैं, लेकिन 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है। तो उन 10 परिवारों की इनकम का प्रभाव अधिक होने के कारण उस गांव की जो प्रति व्यक्ति इनकम है या पर घर की जो इनकम है वो ठीक ठाक आ रही है। तो इसलिए हम ये देख के ये नहीं बता सकते कि गांव वेलफेयर स्थिति में है, कल्याण की स्थिति में है, उसे किसी एड की ज़रूरत नहीं है या सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, यानी कि ये हम समष्टि जो निष्कर्ष हैं वो निष्कर्ष एवरेज पर आधारित होते हैं, और एवरेज जो निष्कर्ष हैं व्यक्तिगत से मेल नहीं खाते। कई बार ये इसमें कमी है समष्टि अर्थशास्त्र की, ये हमने अध्ययन किया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ समष्टि विरोधाभास, फिर हम व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है जो हमने पढ़ा अभी तक। ध्यान रखिए, मैं मुख्य रूप से जो पढ़ा हमने समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में पढ़ा, दोनों की इधर व्यष्टि में क्या पढ़ते हैं, समष्टि में क्या पढ़ते हैं, उसका स्कोप के बारे में पढ़ा हमने, इसके अर्थ के बारे में पढ़ा, इसके प्रकार के बारे में पढ़े, इसमें आर्थिक समस्याओं के जो अध्ययन के बारे में हमने पढ़ा। यानी कि इन सभी के अध्ययन का ही हम अंतर हम आगे पढ़ेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं। यानी कि इस अंतर से ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किन चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या क्या समस्या हमारे सामने आएंगी, समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी। इन तमाम तरह की चीज़ों का अध्ययन व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।